चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज समझो, देखो जब बी सेल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बी सेल डेवलपमेंट के दौरान होता ये है कि बोन मैरो के अंदर मिलियन ऑफ द बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जब मिलियन ऑफ द बी सेल्स हर दिन बन रहे हैं तो इन बी सेल्स को बोन मैरो में बनाया जाता है। बोन मैरो में बनाने के बाद इसको भेज दिया जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाद पास, ताकि वहां पे जाके ये जो बी सेल्स बने हुए हैं वो वहां पे इफेक्टर और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बोन मैरो के साथ ही साथ। बोन मैरो में, अब बोन मैरो में कैसे डिवीजन होता है, तो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं। और ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का डिवीजन होता है असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक डिवीजन का मतलब है कि दो तरीके के सेल्स बनते हैं। इसमें एक सेल जो होगा वो स्टेम सेल के जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, जबकि दूसरा सेल जो होता है वो कहलाता है मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर। अब ये मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर से बन सकता है हम लोग का एक तो माइलॉइड प्रोजिनेटर का सेल और लिम्फोइड प्रोजिनेटर का सेल। तो जो बी सेल्स होते हैं वो बन रहे होते हैं लिम्फोइड प्रोजिनेटर के सेल से। अब ये जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर का सेल है इससे बी सेल भी बन सकता है, टी सेल भी बन सकता है और इनेट लिम्फोइड के सेल्स भी बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब वो वाले प्रोजिनेटर सेल्स जिनको टी सेल्स बनना है वो प्रोजिनेटर सेल्स तो बोन मैरो को छोड़ के थाइमस में चले जाते हैं, जहाँ पे थाइमस में टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। और बाकी बचे हुए जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर के सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में ही रुक जाते हैं, और बोन मैरो में ही रुक के बी सेल के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। अब बी सेल के डेवलपमेंट की बात करो तो बी सेल का डेवलपमेंट कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस में देखने को मिलता है। मेनली कितने स्टेजेस है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे डायग्राम देखो कितने स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो अर्ली प्रो बी सेल, उसके बाद लेट प्रो बी सेल, प्रो बी सेल के बाद प्री बी सेल, और उसके बाद बनता है हम लोग का इमेच्योर बी सेल। ठीक है, तो टोटल 4 स्टेजेस के दौरान हम लोगों का बी सेल का मैच्योरेशन हो रहा होता है। पहले तो जब तुम्हारा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर जिससे कि टी सेल भी बन सकता है, बी सेल भी बन सकता है, नेचुरल किलर सेल भी बन सकता है। तो जो टी सेल बनाने वाले प्रोजेनेटर्स हैं वो बोन मैरो को छोड़ के चले जाएंगे थाइमस में, जबकि मैक्सिमम ऑफ द सेल्स अभी भी बोन मैरो में रहेंगे। अब जो सेल्स कन्वर्ट होना चाहते हैं बी सेल्स में उनको कुछ सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो सिग्नल हमको कहाँ पे मिलेगा, तो जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, तो हमने देखा था कि बोन मैरो में 2 रीजन था। एक रीजन जहाँ पे ब्लड वेसल था और दूसरा जो बोन वाला रीजन था। तो जो बोन वाला रीजन था उसको हमने कहा था एंडोस्टियम। अब ये जो एंडोस्टियम होता है, एंडोस्टियम के पास ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्ट्रोमल सेल के अंतर्गत हमने रखा था। जो हमारे स्ट्रोमल सेल्स होंगे ना, ये जो प्री बी सेल्स हैं वो इन स्ट्रोमल सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं ये वाले सेल्स दे आर प्रो बी सेल्स, और ये जो प्रो बी सेल्स हैं वो डायरेक्टली स्ट्रोमल सेल के साथ इंटरएक्शन कर रहे होते हैं और अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्या होता है, तो देखो जैसे ही पहला सिग्नल मिलता है डीजे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज डीजे रिकॉम्बिनेशन, तो याद करो जो हैवी चेन होता है, हैवी चेन में
तुम्हारा जो वेरिएबल रीजन होता है वो 3 सेगमेंट से मिलके बनता है। एक तो वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जंक्शन। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग टी सेल में देखे थे कि बीटा चेन का रीअरेंजमेंट पहले होता है, बी सेल के अंदर हैवी चेन का रीअरेंजमेंट पहले होता है, और भी डी जे में से पहले डी वाला सेगमेंट जाके जे वाला सेगमेंट के साथ रिकॉम्बाइन हो जाता है। एक बार जब डी वाला सेगमेंट जे वाले सेगमेंट के साथ रिकॉम्बाइन हो गया तो उसके बाद यहाँ पे ये अर्ली प्रो स्टेज से चला जाता है लेट प्रो स्टेज में, और यहाँ पे तुम्हारे जो डीजे सेगमेंट है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है भी वाले सेगमेंट के साथ। मीन्स अब जैसे ही लेट प्रो स्टेज आने के बाद भी डी जे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, और ये जो भी डी जे है वो जाके कांस्टेंट रीजन के साथ रीअरेंज हो जाता है। अब लेट प्रो स्टेज आने तक पूरा हैवी चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है, और उसके सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर हैवी चेन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग तो अभी ओनली हैवी चेन का एक्सप्रेशन करवाए हैं, तो हैवी चेन का एक्सप्रेशन हुआ है, लाइट चेन का रीअरेंजमेंट तो अभी हुआ नहीं। तो हम लोग लाइट चेन को इमेच्योर फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे सैरोगेट लाइट चेन के साथ हम लोग हैवी चेन को एक्सप्रेस करवा देंगे। जैसे ही सैरोगेट लाइट चेन के साथ उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा वो सेल कहलाएगा प्री बी सेल। अब ये जो प्री बी सेल बनेगा वो कई बार डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लाइट चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइट चेन का रीअरेंजमेंट प्री बी सेल्स में जाके स्टार्ट होता है। अल्टीमेटली लाइट चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट होगा तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आईजीएम का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, हमने जैसे टी सेल्स के केस में देखा था कि पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, निगेटिव सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है निगेटिव सिलेक्शन। निगेटिव सिलेक्शन में अगर ऐसे एंटीबॉडीज बने हैं जो कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में है, तो उस बी सेल को या तो डिलीट किया जा सकता है या तो वहां पे रिसेप्टर की एडिटिंग की जा सकती है। हम लोग रिसेप्टर की एडिटिंग पढ़े थे कि रिसेप्टर एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट चेन में फिर से रीअरेंजमेंट करवाएंगे ताकि किसी दूसरे तरीके का एंटीबॉडी बन सके जो कि सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज ना करे। तो अल्टीमेटली यही 4 स्टेजेस को याद रखना: अर्ली प्रो बी सेल्स, लेट प्रो बी सेल्स, प्री बी सेल्स और इमेच्योर बी सेल्स। और दूसरा बात याद रखना है कि यहाँ पे जो बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन में उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे एंडोस्टीरियम यानी कि बोन वाला साइड है, जिसपे ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अल्टीमेटली समझो, यहाँ पे ये रहा, मान लो कि ये वाला कंडीशन है प्रो बी सेल्स वाला, अर्ली प्रो बी सेल्स। अर्ली प्रो बी सेल्स के बाद लेट प्रो बी सेल्स स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे बीटा चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और बीटा चेन का जब रीअरेंजमेंट होगा तो बीटा चेन के रीअरेंजमेंट के बाद उसको एक सरोगेट लाइट चेन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करवा दिया जाएगा। एक्सप्रेस कराने के बाद तुम्हारे लाइट चेन का भी रीअरेंजमेंट होगा, और लाइट चेन का रीअरेंजमेंट होने के बाद मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम है वो सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंडिंग करेगा। अगर सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो फिर उसका निगेटिव सिलेक्शन हो सकता है। निगेटिव सिलेक्शन में या तो इस बी सेल को डिलीट किया जा सकता है या तो फिर रिसेप्टर को एडिट किया जा सकता है। लेकिन वो सेल्स जो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं वो बोन वाले एंडोस्टीरियम से ब्लड वेसल की तरफ आएंगे, और एक हिस्सा जिसे कहा जाता है सेंट्रल साइनस के थ्रू वो
चले जाएंगे ब्लड वेसल में। और यहाँ पे जो बी सेल है दे आर इमेच्योर बी सेल्स। इमेच्योर बी सेल यानी कि नेव बी सेल भी इसे कहा जा सकता है। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जैसे ही इसको एंटीजन प्रेजेंट किया जाएगा ये सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग को आज के क्लास में यही पढ़ना है कि अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज में कौन सा सिग्नल मिलेगा तब जाएगा सेल, लेट प्रोफेज से प्री बी सेल्स वाले फेज में किस सिग्नल के प्रेजेंस में सेल्स आगे की तरफ मैच्योर होंगे, और इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलो तो जो चीजें यहाँ हम लोग डायग्राम में देख लिए वो सब चीजें यहीं पे लिखी हुई है। अगर बी सेल का प्राइमरी फंक्शन देखो तो इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो फॉरेन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करे, फॉरेन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाए और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल के कारण एंटीबॉडीज जाके एंटीजन के अगेंस्ट में रोल प्ले कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बी सेल्स का। अब देखो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन यहाँ पे बी सेल के डेवलपमेंट के दौरान होता है कि हैवी चेन का रीअरेंजमेंट कब होना है और लाइट चेन का रीअरेंजमेंट कब होना है। तो हमको सबसे पहला चीज तो ये पता चल गया है कि स्टार्टिंग तो होती है हैवी चेन के रीअरेंजमेंट से, और हैवी चेन में भी सबसे पहले डी और जे वाले सेगमेंट्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद ये जो डी और जे सेगमेंट हैवी चेन में बन चुके हैं ये तुम्हारे वेरिएबल वाले सेगमेंट के साथ ले जाके जोड़ दिया जाएगा, और उसके कारण तुम्हारा हमको पता है कि पहला बाय डिफॉल्ट एंटीबॉडी जो बनता है उसमें हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन होता है म्यू, म्यू वाले चेन को एक्सप्रेस करवा दिया जाएगा। अब हैवी चेन तो एक्सप्रेस हो गया म्यू वाला यानी कि आईजीएम बन गया, लेकिन लाइट चेन का जब तक रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है तो पहले हम लोग सेरोगेट लाइट चेन के साथ पेयर करवाएंगे और प्री बी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये वाले प्री बी सेल रिसेप्टर के बनने के बाद सेल्स के अंदर सिग्नलिंग चलेगी और सिग्नलिंग के बाद उनको सिग्नल जाएगा कि अब यहाँ पे लाइट चेन में भी और जे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करवा दिया जाए और अल्टीमेटली इमेच्योर बी सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चीजें यहां से अब स्टार्ट हो रही है डिटेल्ड में। अब हम लोग समझ रहे हैं बोन मैरो में किस तरीके से डेवलपमेंट चलता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में किस तरीके का डेवलपमेंट चलता है। तो पहले बोन मैरो में किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है वो समझो। तो देखो बोन मैरो में स्टार्ट होता है हिमेटोपोइसिस तुम्हारे बर्थ से कुछ पहले, बर्थ से कुछ पहले, और जब तक लाइफ है तब तक मैक्सिमम ऑफ द हिमेटोपोइसिस चल रहा होता है बोन मैरो में। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं कि इम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान फीटस के स्प्लीन में, लिवर में, इसके अलावा योक सेक में, ऑर्टा वाले रीजन में, एएचएम वाले रीजन में देखने को मिलता है हम लोग को। लेकिन जब बर्थ से कुछ पहले और मरने तक का जो भी देखो तो वहाँ पे जो भी तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है बोन मैरो में। अब बोन मैरो के स्ट्रक्चर में दो रीजन था, दो रीजन में एक तो एंडोथीलियल वाला रीजन था जो बीच में ब्लड वेसल आए रहता है बोन में वो रहता है, और दूसरी तरफ हार्ड बोन वाला स्ट्रक्चर रहता है। और इस एंडोथीलियल रीजन के आसपास कुछ स्ट्रोमल सेल्स पाए जाते हैं। बोन वाले जो एंडोस्टील रीजन होता है उस तरफ तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, वो भी स्ट्रोमल सेल के तरीके से काम करते हैं। उसके कारण बोन मैरो के अंदर माइक्रो इन्वायरमेंट बनता है और ये माइक्रो इन्वायरमेंट ही जरूरी होता है कि
कि तुम्हारे बी सेल्स मैच्योर हो सके। अब ये स्ट्रोमल सेल्स का काम क्या होता है? स्ट्रोमल सेल्स कुछ मेम्ब्रेन बाउंड या फिर सिक्रिटरी साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ लिगेंड्स बना रहे होंगे, कुछ साइटोकाइंस बना रहे होंगे, कुछ कीमोकाइंस बना रहे होंगे। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड हो गया या फिर साइटोकाइन या फिर कीमोकाइन हो गया, यही केमिकल सिग्नल्स जरूरी होते हैं ताकि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद प्रो बी सेल से प्री बी सेल, और प्री बी सेल से इमेच्योर बी सेल का फॉर्मेशन करवा सके। तो कौन कौन से सिग्नल जरूरी हैं? तो सबसे पहला सिग्नल हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझो। ये देखो, ये है हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ये कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो याद होगा कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे कहा जाता है सी-किट रिसेप्टर। सी-किट रिसेप्टर का लिगेंड होता है SCF, स्टेम सेल फैक्टर। तो जैसे ही ये देखो, ये एंडोस्टील वाला रीजन है। एंडोस्टील वाला रीजन मतलब बोन के तरफ वाला रीजन। अब बोन के तरफ जो सेल्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स। और उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे, इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन बाउंड स्टेम सेल फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा होता है। अब ये स्टेम सेल फैक्टर मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है, सिक्रेटरी भी हो सकता है। ये स्टेम सेल फैक्टर जैसे ही जाके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के सी-किट के साथ बाइंड कर लेगा, वैसे ही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास एक सिग्नल जाएगा कि डिवाइड करो। जब डिवाइजन होगा तो असिमेट्रिक डिवीजन होगा, एक बनेगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, दूसरा बनेगा कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। तो अब देखो, कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका। अब ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर के ऊपर एक रिसेप्टर एक्सप्रेस होगा, और वो रिसेप्टर है तुम्हारे CXCL12 का रिसेप्टर। और यहाँ पे जो स्ट्रोमल सेल है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर CXCL12 को एक्सप्रेस करा रहे होते हैं। और ये CXCL12 जो है वो जाके कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंडिंग होती है, ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर प्रो बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रो बी सेल, मतलब अभी प्रो बी सेल्स नहीं बने हैं, प्रो बी सेल्स के बनने से पहले का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। अब ये प्रो बी सेल्स इसके साथ ही CXCL12 के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं और जाके डिवाइड हो जाते हैं प्रो बी सेल्स के अंदर। अब जैसे ही ये प्रो बी सेल्स बनते हैं, ये इंटरल्यूकिन 7 का रिसेप्टर एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। और ये इंटरल्यूकिन 7 का रिसेप्टर इंटरल्यूकिन 7 के साथ बाइंड करता है। और जैसे ही ये चीज होता है, हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है। और हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होने के बाद उस हैवी चेन को लाइट चेन के साथ, सरेगेट लाइट चेन के साथ, यहाँ पे देख रहे होगे जो लाइट चेन बना हुआ है वो पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है। देखो, यहाँ पे जो लाइट चेन बना हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ डैश डैश के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब यहाँ पे बी का रीअरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे कहा जाता है सैरोगेट लाइट चेन। तो हैवी चेन के साथ सैरोगेट लाइट चेन को एक्सप्रेस करवा दिया जाता है। अब सैरोगेट लाइट चेन जैसे ही एक्सप्रेस होता है तो ये कहलाएगा प्री बी सेल रिसेप्टर। अब प्री बी सेल रिसेप्टर जैसे ही उसके ऊपर एक्सप्रेस होता है, सेल के अंदर कुछ सिग्नलिंग चलेगी, और सिग्नलिंग की वजह से अंदर में सिग्नल जाएगा कि लाइट चेन जो है उसका रीअरेंजमेंट भी स्टार्ट कर दो। जैसे ही लाइट चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको कि मेम्ब्रेन बाउंड IgM एक्सप्रेस होना लग जाएगा। और ये वाला कंडीशन कहलाता है इमैच्योर बी सेल्स वाला कंडीशन।
ठीक है। अब ये इमेच्योर बी सेल वाले कंडीशन के ऊपर स्फिंगोमाइलिन 1 फॉस्फेट, ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन 1 फॉस्फेट का रिसेप्टर इसके ऊपर एक्सप्रेस होगा, ये जाके स्फिंगोमाइलिन 1 फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंडिंग होगी ये सेल्स ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, और ब्लड वेसल में जाके ये लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ स्टेप्स और कुछ सिग्नल्स हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ स्टेप्स और कुछ सिग्नल कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला चीज, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट के साथ एंडोस्टील वाले रीजन में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर सी किट, जो हमारे अर्ली प्रोजिनेटर सेल्स हैं, उनके ऊपर सी किट रिसेप्टर होता है जो कि जाके बाइंड करता है एससीएफ से। अब ये एससीएफ मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है, सिक्रेटरी भी हो सकता है। जैसे ही ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स सी किट के ऊपर एससीएफ बाइंड करेगा, वो लोग प्री प्रो बी सेल्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। अब जैसे ही प्री प्रो बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इसके ऊपर एक रिसेप्टर बनेगा जिसके ऊपर आके बाइंड करेगा CXCL2। अब ये CXCL2 किसके द्वारा बना हुआ है? स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा ही तो बना हुआ है। जैसे ही ये प्री प्रो बी सेल बना, इसके ऊपर CXCL12 आके बाइंड करेगा और ये बन जाएगा प्रो बी सेल। ये प्रो बी सेल्स के ऊपर इंटरल्यूकिन 7 का रिसेप्टर रहेगा, इसके ऊपर इंटरल्यूकिन 7 आके बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो अब यहां से स्टार्ट होना है हमारे प्रो बी सेल्स के बाद प्री बी सेल्स वाले सेल का फॉर्मेशन करना, और ऐसे ही करके हमारा बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना सिग्नल का जरूरत पड़ा? पहले केस में सी किट के ऊपर एससीएफ बाइंड किया, दूसरे केस में तुम्हारे प्री प्रो बी सेल पे CXCL का बाइंडिंग हुआ, तीसरा इंटरल्यूकिन 7 की बाइंडिंग हुई। इंटरल्यूकिन 7 की बाइंडिंग के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन 1 फॉस्फेट का रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है। जैसे ही वो एक्सप्रेस होगा, बी सेल्स बोन मैरो को छोड़ के ब्लड वेसल में चले जाएंगे। इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है। अब बोन मैरो में से ही तुमको अलग अलग स्टेजेस के सेल्स को पहचानना है, तो जो बोन मैरो में पाए जाने वाले अलग अलग बी सेल्स का स्टेज है, उसमें अलग अलग तरीके का सेल सरफेस मार्कर पाया जाता है, अलग तरीके के जीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, और जीन रीअरेंजमेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन की जीन रीअरेंजमेंट का अलग अलग कंडीशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज हम लोग एक टेबल से समझ सकते हैं। देखो, थोड़ी देर पहले ही हम लोग बोले ना कि जब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड करेगा, तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहला तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आ जाता है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। वो सिग्नल क्या होगा तुम्हारा? एक तो होगा पहला चीज, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा तुम्हारे सी किट का रिसेप्टर। सी किट के रिसेप्टर के साथ ही साथ उसके मेम्ब्रेन के ऊपर SCA1 पाया जाता है। SCA1 के साथ ही साथ और भी दूसरे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये पहचान सकते हैं कि कौन से सेल्स, ये जो है तुम्हारे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं। तो उन्हीं चीज को समझो। यहाँ पे जो पहला स्टेप है यहाँ पे सेल के डिवीजन का, उसमें हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर का फॉर्मेशन करेगा। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को पहचाना कैसे जा सकता है? तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के ऊपर दो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं।
एक प्रोटीन का नाम है सी किट और दूसरे का नाम है SCA1। ये दोनों के दोनों सेल्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स और अर्ली प्रोजिनेटर सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। अब देखो सी किट के बारे में जानना ये जरूरी है कि सी किट जो होता है वो स्टेम सेल फैक्टर के लिए रिसेप्टर का काम करता है, और जैसे ही ये स्टेम सेल फैक्टर सी किट के साथ बाइंड करता है वैसे ही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के ऊपर SCA, इसे कहा जाता है स्टेम सेल एसोसिएटेड एंटीजन, SCA, ये भी एक्सप्रेस हो रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे ही मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर बनता है ना, मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर के पास सेल्फ रिन्यूएबल की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जो हमारा मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर है उसमें तुम्हारे सेल्फ रिन्यूएबल की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन इसके पास अभी भी ये क्षमता होती है कि ये एक से अधिक सेल्स के लीनिएज में डिफरेंशिएट हो सके। अब डिपेंड करेगा कि कौन से तरीके के लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बी लिम्फोसाइट बनेगा, टी लिम्फोसाइट बनेगा कि नेचुरल किलर सेल्स बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन से तरीके के फैक्टर को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इकारोज एक्सप्रेस किया जा रहा है कि PU1 एक्सप्रेस किया जा रहा है या फिर E2A एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो चलो समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इकारोज की अगर बात करो ना, तो इकारोज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम है। अब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम किन्हें कहा जाता है? तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर DNA का किसी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हिस्टोन या फिर DNA का मॉडिफिकेशन क्यों करना है हम लोग को? तो अगर तुम लोग को एक बेसिक सा चीज पता हो कि जो भी DNA होता है न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। अब क्या रीजन है कि जो तुम्हारा DNA है हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ होता है? तो रीजन बेसिक सा ये है कि DNA के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और DNA जो होता है हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। अब जब तक अगर मान लो कि DNA में वो वाला रीजन जहाँ पे कोई जीन है वो हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, तो वो जीन तो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे जो हिस्टोन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जोड़ दे। जैसे ही ये रिमॉडलर हिस्टोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे तो DNA और हिस्टोन के बीच में रिपल्सन होगा और ये DNA का सीक्वेंस जो है वो ओपन हो जाएगा, तब जाके उस जीन का एक्सप्रेशन करवाया जा सकता है। तो वो एंजाइम जो कि क्रोमेटिन को रीमॉडल कर सकते हैं उन्हें क्रोमेटिन रीमॉडलर्स कहा जाता है। और अभी जो मैं बताया वो केवल और केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही कई तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इकारोल इज क्रोमेटिन रीमॉडलर। दूसरा बात है जो PU1 है, ये डिसाइड करता है कि लिम्फोसाइट बनना है कि माइलॉइड सेल बनना है। अगर PU1 का लेवल कम है तो लिम्फोइड सेल्स बनते हैं, जबकि अगर PU1 का लेवल हाई हो गया सेल के अंदर तो उसे माइलॉइड सेल्स का बनना हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि PU लिम्फोइड सेल्स यानी कि B सेल्स बनाने के लिए सेल्स में PU1 का लेवल क्या रहे, कम रहे। ठीक है, तो अब PU1 का लेवल कम कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हम लोग को एक रिप्रेसर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है GFI1। अब ये GFY1 क्या करता है, तो ये जाके PU1 के जीन पे मॉडिफिकेशन करवाता है। हिस्टोन का मॉडिफिकेशन इस तरीके से होता है कि अब PU1 का एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट कर दिया जाएगा, एक्सप्रेशन कम होगा।
और एक्सप्रेशन कम होगा तो PU1 का लेवल कम होने लग जाएगा, और PU1 का लेवल जैसे ही कम होगा तो अब ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि ये सेल्स बनने जा रहे हैं तुम्हारे लिम्फॉइड सेल्स। ठीक है। अब ये जो PU1 होता है वो खुद क्रोमेटिन रिमॉडलर है, और ये क्रोमेटिन रिमॉडलर्स भी जाके हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कर सकता है और बाकी चीजें हो सकती। अब यहाँ पे सेल के अंदर इकारोज बन गया, लो लेवल ऑफ PU1 है, ये दोनों के दोनों मिलके E2A का एक्सप्रेशन करवाएंगे, और ये E2A का एक्सप्रेशन जैसे ही होगा वैसे ही बी सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंपल सा चीज ये हुआ है कि जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनके ऊपर सीकिट पाया जाता है, जिसके ऊपर स्टेम सेल फैक्टर आके बाइंड कर सकता है, जिसके कारण स्टेम सेल्स डिवाइड होकर मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर बनाएंगे। जो चाहे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो चाहे कुछ प्रोजिनेटर सेल्स हो, उनके ऊपर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, सीकिट और SCA1 का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। सीकिट तो देख लिए हम लोग, तुम्हारा SCF का क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। SCA जो है उसे कहा जाता है स्टेम सेल एसोसिएटेड एंटीजन, ये हो गया। अब मल्टीपोटेंट प्रोजिनेटर को के ऊपर अगर सीकिट की सिग्नलिंग चली तो सिग्नलिंग चलने के बाद इसका सेल्फ रिन्यूएबल की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी डिफरेंशिएट हो सकता है अलग अलग सेल्स के अंदर। अब हमको इसे लिम्फोइड सेल ही बनाना है तो हमको 3 प्रोटीन्स की जरूरत है। एक है इकारोस, दूसरा है PU1 और तीसरा है E2A। इकारोस जो है वो भी क्रोमेटिन रिमॉडलर है, PU1 जो है वो भी क्रोमेटिन रिमॉडलर है, लेकिन हम लोग को जब लिम्फोइड सेल्स बनाना है तो इकारोस का एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए, PU1 का एक्सप्रेशन कम चाहिए। तो PU1 का एक्सप्रेशन कम करवाया जाता है एक रिप्रेसर के द्वारा जिसे कहा जाता है GFI। तो जैसे ही ये चीज होता है कि इकारोस का एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया, PU1 का एक्सप्रेशन कम हो गया, ये दोनों मिलके E2A का एक्सप्रेशन करवाएंगे और फर्दर बी सेल्स का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है, तो सिंपल सा चीज देख लेना है, याद नहीं करना है इस चीज को, बस सिग्नलिंग देख लेना है कि कैसे कैसे होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो तुम्हारे प्री प्रो सॉरी प्रो बी सेल्स जो हैं उनके ऊपर इंटरल्यूकिन 7 का रिसेप्टर पाया जाता है। इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है इंटरल्यूकिन 7। जैसे ही इंटरल्यूकिन 7 बाइंड करता है, यहाँ पे जैक जैक का फुल फॉर्म होता है जेनस काइनेस, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जैक जो होता है वो स्टेट नाम के एक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता है। जैसे ही स्टेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, दो स्टेट एक दूसरे के साथ मिलके डाइमराइज हो जाते हैं, और डाइमराइज होके ये लोग चले जाते हैं न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जाने के बाद ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं ताकि उनका एक्सप्रेशन हो सके। अभी हमने देखा कि इकारोस, PU1, ये लोग मिलजुल के किसका एक्सप्रेशन करवाएंगे, E2A का एक्सप्रेशन करवाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है, नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली एक बार जब जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सर्वाइवल सिग्नल देखने को मिलेगा। सर्वाइवल सिग्नल जब तक रहेगा तब तक ये सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस में नहीं जाएंगे। यहाँ पे प्रो बी सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब उनका नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा चीज, बी सेल से एसोसिएटेड जितने भी जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी सेल का कमिटमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरे सेल के फेट का इनहिबिशन हो जाएगा। अब ये ओनली और ओनली बी सेल्स ही बनेगा, अलग अलग तरीके के प्रोटीन जब बनेंगे तो। और यही अलग अलग तरीके के प्रोटीन ये डिसाइड करेंगे कि किस दौरान डीजे रिकॉम्बिनेशन होना है, किस दौरान ये डीजे जाके भी के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है हमको
बी सेल के डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। तुमको प्रोटीन का पूरा नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थे जिसके बारे में हमने देख लिया था कि इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर होगा, इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर पे इंटरल्यूकिन जब बाइंड करेगा तो तुम्हारा RAG1 RAG2 और TDT का एक्टिवेशन हो जाएगा। अब हमको पता है RAG1 और RAG2 और ये TDT इन्वॉल्व होता है VDJ रिकॉम्बिनेशन के दौरान। जैसे ही ये एक्टिवेशन होगा हैवी चेन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हैवी चेन के रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के प्रेजेंस में अलग अलग तरीके की चीजें चलें। ये तो अब अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट हुआ। अब आते हैं हम लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के ऊपर। अब लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख ले रहे हैं। अल्टीमेटली देखो तो यहाँ पे टोटल जो स्टेजेस हैं उस स्टेजेस को हम लोगों ने बांट दिया था कितने स्टेज में। एक तो तुम्हारा प्रो बी सेल्स वाले स्टेज में, प्रो बी सेल से प्री बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा और प्री बी सेल से इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे भी देखोगे ना तो प्रो बी सेल्स में 3 स्टेज है। प्रो बी सेल्स में कौन कौन से स्टेज है, एक तो तुम्हारा प्री प्रो बी सेल्स बनेंगे, फिर अर्ली प्रो बी सेल्स बनेंगे, फिर लेट प्रो बी सेल्स बनेंगे, फिर आएगा फर्स्ट चेक पॉइंट। फर्स्ट चेक पॉइंट के दौरान तुम्हारा प्रो बी सेल्स अब प्री बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्री बी सेल्स में भी 2 स्टेजेस हैं, एक तो लार्ज और एक है स्मॉल। उसके बाद सेकेंड चेक पॉइंट आएगा और ये प्री बी सेल्स इमेच्योर बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सा चीज समझना है हम लोग को कि इन सेल्स के अंदर किस किस तरीके के प्रोटीन्स एक्टिवेट रहते हैं। तो अभी तुरंत प्रो बी सेल्स के ऊपर इंटरल्यूकिन 7 का रिसेप्टर एक्सप्रेस हुआ था। इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर के ऊपर इंटरल्यूकिन 7 बाइंड किया, सिग्नलिंग चली तो RAG1/2 टर्मिनल डीऑक्सीट्रांसफरेज, इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर, CD45R, CD45-3 इनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं तो अब होता यहाँ पे ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हैवी चेन है उसका रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है। जब रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो इम्यूनोग्लोबुलिन का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब लेट स्टेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे CD19 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब प्रोटीन का धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहीं से फर्स्ट चेक पॉइंट के बाद प्री बी सेल्स बनेंगे और उसमें भी क्या होगा, अब RAG1 और 2 को छोड़ के बाकी सब प्रोटीन्स तो एक्टिवेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हैवी चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है और जो लाइट चेन है उसको हमने सरोगेट लाइट चेन के फॉर्म में प्री बी सेल रिसेप्टर में एक्सप्रेस करवा दिया। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है अब लाइट चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट होना। अब लाइट चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट करना है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, RAG1 और RAG2 का एक्सप्रेशन स्टार्ट करवाना पड़ेगा। अब लाइट चेन का रीअरेंजमेंट होगा, लाइट चेन का रीअरेंजमेंट के बाद तुम्हारा हैवी चेन रीअरेंज हो गया, लाइट चेन रीअरेंज हो गया, अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर IgM का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अब इन स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करके तुम उनको पहचान सकते हो कि कौन से स्टेज में है हमारे सेल्स। ठीक है, तो इनको कैसे आइसोलेट किया गया है, ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया। देखो मान लो कि हम लोग को यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनको आइसोलेट करना था। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, हमने बोन मैरो लिया और बोन मैरो से सभी सेल्स को आइसोलेट कर लिया। अब इस बोन मैरो के सेल्स में से हमने उन सेल्स को आइसोलेट किया जिसके ऊपर B220 प्रेजेंट हो, CD43 प्रेजेंट हो
और दूसरे सेल्स ऐसे लिए जिसमें B220 तो प्रेजेंट हो लेकिन 43 एब्सेंट हो। तो वो सेल्स जिसमें दोनों प्रेजेंट है, B220 और CD43 प्रेजेंट है, उनको हमने अलग कर लिया। और वैसे वैसे सेल्स जिनमें B220 है लेकिन CD43 नहीं है, उनको अलग कर लिया। अब इसमें हमने देखा कि HSA और BP का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं। अगर HSA और BP का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ ये प्री प्रो बी सेल्स हैं। इसी में हमने देखा कि HSA का एक्सप्रेशन हो रहा है लेकिन BP का नहीं, मतलब समझ जाओ ये अर्ली प्रो बी सेल्स है। अब यहाँ पे दोनों चीजों का एक्सप्रेशन हो रहा है तो इसको हमने दो फ्रैक्शन में बांट दिया। इस एक फ्रैक्शन में हमने देखा कि HSA का एक्सप्रेशन तो हो रहा है लेकिन लेवल कम है, तो समझ जाओ ये लेट प्रो बी सेल्स है। लेकिन वो सेल्स जिसमें HSA का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, ये क्या है, हमारे प्री बी सेल्स है, लेकिन कैसे वाले, लार्ज, यानी कि अर्ली प्री बी सेल्स है। तो सिंपल सा चीज, अगर तुम लोग को प्री बी सेल्स आइसोलेट करने, सॉरी प्रो बी सेल्स आइसोलेट करने हैं, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो से सेल्स आइसोलेट करो, उसमें से उन सेल्स को लो जिसके पास CD220 भी है और CD43 भी हो। अब उन सेल्स में देखो HSA और BP का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन सेल्स जिसमें HSA और BP का एक्सप्रेशन दोनों नहीं हो रहा है, वो प्री प्रो बी सेल्स है। जिसमें HSA का एक्सप्रेशन हो रहा है, BP का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, वो अर्ली प्रो बी सेल है। वो सेल जिसमें HSA और BP दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, अब उसमें दो फ्रैक्शन होगा। एक फ्रैक्शन में तुम्हारा HSA का एक्सप्रेशन लो लेवल पे हो रहा होगा, वो लेट प्रो बी सेल्स है। और दूसरा जिसमें HSA का एक्सप्रेशन हाई लेवल पे हो रहा होगा, वो प्री बी सेल्स का अर्ली स्टेज है। दूसरी तरफ हमने एक और फ्रैक्शन आइसोलेट किया था जिसके पास 220 तो है लेकिन 43 नहीं है। अब उसमें हम लोग को क्या करना था, उसको हम लोग को ये देखना है कि हैवी और लाइट चेन का जीन का रीअरेंजमेंट कितना हुआ, और दूसरा ये चीज देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर IgD और IgM का लेवल क्या है एक्सप्रेशन का। तो देखो, पहला सेल हमको मिला, पहला सेल ऐसा मिला जिसमें हम लोग को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इम्यूनोग्लोबुलिन M, मतलब IgM का जो एक्सप्रेशन है वो कम है। हैवी चेन रीअरेंज हो चुका है लेकिन लाइट चेन का रीअरेंजमेंट चल रहा है, मतलब समझ जाओ ये सेल्स कौन से सेल्स हैं, स्मॉल प्री बी सेल्स हैं, मतलब लेट प्री बी सेल्स हैं, क्योंकि हैवी चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। तो वो चीज तो लेट स्टेज ऑफ द प्री बी सेल्स में देखने को मिलता है। अब वो सेल्स लिए जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड IgM का एक्सप्रेशन हाई है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों का अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, मतलब समझ जाओ वो इमेच्योर बी सेल्स है। अब नेक्स्ट सेल्स लिए हमने जिसमें IgM भी हाई लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है, IgD भी एक्सप्रेस हो रहा है, समझ जाओ वो मैच्योर बी सेल्स है। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग अलग अलग बी सेल के फ्रैक्शन को पहचान सकते हो बाय यूजिंग सेल सरफेस मार्कर्स। और उसका हमने क्या करवा दिया, FACS करवा दिया। FACS पढ़ना सिखाया था ना मैं। अब FACS कैसे पढ़ते हैं देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये बोन मैरो का सेल लिए, बोन मैरो से टोटल सेल्स को आइसोलेट कर लिए। अब बोन मैरो से टोटल सेल को आइसोलेट करने के बाद एक तरफ हमने B220 का वाला जो सेल है, B220 वाले वो चीज को ले लिया, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुई थी फ्लोरेसेंट लेवल उसको, और एक तरफ CD43 वाले एंटीबॉडी को ले लिया। अब जब सेल्स को हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमको 4 सेगमेंट्स मिलेगा, एक सेगमेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे CD43 का लेवल भी कम है और B220 का लेवल भी कम है। यहाँ पे CD43 का लेवल ज्यादा है, लेकिन ये जो केस है यहाँ पे
CD43 तो कम है लेकिन B220 का लेवल क्या है, ज्यादा है। मीन्स ये वाले जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, ये वाले सेल्स हैं जिसमें CD220 तो है लेकिन CD43 का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो इन सेल्स को हम लोग अलग से लेके स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, इनके पास B220 का भी एक्सप्रेशन हो रहा है, CD43 का भी एक्सप्रेशन हो रहा है। इन सेल्स को हमने ले लिया। अब इन सेल्स पे हम लोग फिर से दो चीजों को स्टडी कर देंगे, एक HSA और दूसरा BP। अब अगर HSA का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो तो HSA का एक्सप्रेशन भी कम है और BP का एक्सप्रेशन भी कम है। अब जब HSA और BP का एक्सप्रेशन कम था तो वो सेल्स को हम लोग कौन से फ्रैक्शन में रखे थे, प्री प्रो बी सेल्स में रखे थे। ठीक है, जहां पे HSA एक्सप्रेस हो रहा था लेकिन BP नहीं, वहां पे वो अर्ली प्रो बी सेल्स था। तो अब इसको यहां से कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो पहला ये वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में HSA का एक्सप्रेशन और BP दोनों का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। अब जब नहीं हो रहा है मतलब ये कैसे सेल्स है, प्री प्रो बी सेल्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे BP का एक्सप्रेशन तो कम है लेकिन HSA का एक्सप्रेशन ज्यादा है। मीन्स ये HSA पॉजिटिव है, BP निगेटिव है, मतलब ये अर्ली प्रो बी सेल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो तुम्हारे HSA और BP दोनों का लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब ये लेट वाले तुम्हारे प्रो बी सेल्स हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ से हमने तीन फ्रेगमेंट्स को, तीन तरीके के सेल्स को आइसोलेट कर लिया बाय यूजिंग FACS। अब जब हमने क्या किया, ये वाला रीजन लिया, ये वाला रीजन जिसमें BP220 का एक्सप्रेशन तो ज्यादा था लेकिन CD43 का एक्सप्रेशन कम था। अब उसमें एक तरफ हमने लिया IgM को और दूसरी तरफ लिया B220 को। अब देखो यहाँ पे ये रीजन है जिसमें BP220 है और IgM का लेवल कम है। IgM का लेवल कम है मतलब सिंपल सा बात है, कौन से सेल्स हैं ये सेल्स अभी अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्री सेल्स में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे B220 का एक्सप्रेशन ज्यादा है, IgM का एक्सप्रेशन भी ठीक ठाक स्थिति दिख रही है। ये वाले केस में क्या है, B220 का एक्सप्रेशन कम है, IgM का एक्सप्रेशन ज्यादा है। मतलब सीधा सा बात है, ये कौन सा स्टेज है, ये एक स्टेज है तुम्हारा लेट प्रो बी सेल्स का और दूसरा स्टेज है तुम्हारा मैच्योर इमेच्योर बी सेल्स वाला स्टेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, FACS का यूज करके इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन से सेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है और कौन से सेल्स का पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया यहाँ पे हम लोग का। अब आ जाओ प्री प्रो बी सेल्स के ऊपर। अब हर एक सेल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब प्री प्रो बी सेल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे B220 जो कि बी सेल स्पेसिफिक मार्कर है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, प्री प्रो बी सेल्स में B220 का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा होता है हम लोग को। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर EBF का एक्सप्रेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा होता है। अब जो प्री प्रो बी सेल्स हैं वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से अभी तुरंत बने हुए हैं, और यहाँ पे जो ये EBF है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके EBF जीन के ऊपर बाइंड करेगा और EGF जीन के ऊपर बाइंड करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। इसके अलावा STAT5, E2A, FOXO और दूसरे तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं जो अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन करा सकते हैं। एक और जीन जिसका नाम है RUNX1 वो भी EBF1 के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकता है। अब अल्टीमेटली जो तुम्हारे प्री प्रो बी सेल स्टेज है उसमें तुम्हारा EBF1 जो है E2A के साथ बाइंड करेगा और तुम्हारे हैवी चेन में जीन अरेंजमेंट को स्टार्ट करवा देगा। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जो प्री प्रो बी सेल्स हैं उसमें EBF का एक्सप्रेशन होता है जो कि EBF जीन का एक्सप्रेशन करा सकता है, और यही EBF E2A के साथ बाइंड करके हैवी चेन के रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे RAG1 और RAG2 कॉम्प्लेक्स जो है
वो यहाँ पे आरएसएस को बाइंड करके रिकॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो और भी बहुत सारे प्रोटीन है जिनको क्रोमेटिन रीमॉडलर्स कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SWISNF, ये लोग क्रोमेटिन रीमॉडलिंग करेंगे तब जाके हैवी चेन का रीअरेंजमेंट देखने को हमको मिलेगा। तो इतने सारे ज्यादा डिटेल में तुम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं हम लोग प्रो बी सेल्स में। अब प्रो बी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे डी और जे का रिकॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो चुका होता है। अब हम लोग को इस डीजे को किससे जोड़ना है, वेरिएबल के साथ जोड़ना है, ताकि फाइनली तुम्हारा हैवी चेन का रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है पैक्स 5, उसका एक्सप्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, इस पैक्स 5 के अलावा कुछ और है, तुम्हारा इकारोस PU E2 वेव, ये लोग मिलजुल के पैक्स 5 के एक्सप्रेशन को कराएंगे। और पैक्स 5 जैसे ही एक्सप्रेस होगा उसके कारण क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, ये पैक्स 5 जो है वो जाके EBF के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। EBF का एक्सप्रेशन जैसे ही बढ़ेगा फिर से क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे TDT का एक्सप्रेशन होने लग जाएगा और हैवी चेन रीअरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद हैवी चेन रीअरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद IG अल्फा IG बीटा, याद करो इट इज द सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स जो कि जुड़ा हुआ होता है तुम्हारे बी सेल रिसेप्टर से, इसका एक्सप्रेशन भी करवा दिया जाएगा। वो जाके बी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। हैवी चेन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो सेरोगेट लाइट चेन के साथ उसको एक्सप्रेस करवाएंगे और सेरोगेट लाइट चेन के साथ उसको एक्सप्रेस करवाया जा सकता है। ये चीज देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्री बी सेल रिसेप्टर बन रहा है। प्री बी सेल रिसेप्टर में हैवी चेन का रीअरेंजमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लाइट चेन का रीअरेंजमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइट चेन किस फॉर्म में है, प्री बी तुम्हारे सेरोगेट लाइट चेन के फॉर्म में है। SLC लिखा हुआ है इसको यहाँ पे, सेरोगेट लाइट चेन। सेरोगेट लाइट चेन किसको बोलते हैं, ऐसा लाइट चेन जिसमें तुम्हारा अभी तक रीअरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अब इसके ऊपर एक सिग्नल आके बाइंड होता है जिसका नाम है भी प्री बी। ये जैसे ही जाके बाइंड होता है अंदर सिग्नलिंग चलता है। ये जो IG अल्फा बीटा है उसके ऊपर ITM रीजन होता है, ITM का फॉस्फोराइलेशन होगा और फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होगा सेल के अंदर सिग्नलिंग चलेगा। और सिग्नलिंग जब चलेगा तो यहाँ पे देख लो सर्वाइवल होगा, प्रोलिफरेशन होगा, RAG1 और 2 का एक्सप्रेशन अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा और अल्टीमेटली हैवी और लाइट चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जब तुम्हारे लाइट चेन और हैवी चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इमेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। एक बार जब इमेच्योर बी सेल्स बन जाएंगे तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, टेस्टिंग करना है कि क्या ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा है। अगर वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा होगा तो वैसे बी सेल्स को या तो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा या तो फिर तुम्हारे रिसेप्टर का एडिटिंग किया जाएगा और अल्टीमेटली टॉलरेंस को इंड्यूस किया जाएगा। तब ये चीज कैसे होता है इस चीज को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा टॉलरेंस कैसे देखने को मिलेगा हम लोग को। तो ये चीज समझो, टी सेल्स के केस में हमने देखा था कि टी सेल्स एंटीजन को कभी भी फ्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करते थे जब एंटीजन को MHC नाम के प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट किया जाता था, टी सेल्स तब उसको रिकॉग्नाइज करते थे। लेकिन जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स के पास ऐसा कोई चीज नहीं है। बी सेल्स सोल्यूबल एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब सोल्यूबल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो इसी का यूज करना है हम लोग को टॉलरेंस इंड्यूस करने के लिए। अब ये चीज कैसे होगा, टॉलरेंस कैसे इंड्यूस होगा, तो सिंपल सा चीज, अगर
बी सेल रिसेप्टर खुद अपने ही सेल्फ एंटीजन को, जिसको एक्सप्रेस करवाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, एपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बी सेल्स ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, सर्कुलेशन में भेजा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो, बोन मैरो है यहाँ पे, और बोन मैरो में हमने एक ट्रांसजेनिक माउस लिया है। ये माउस था तुम्हारा पहले H2DD, मतलब तुम्हारे हम लोग बात कर रहे हैं MHC की, और MHC में जो दोनों का दोनों एलील है DD। अब इसके पास, इस माउस में हम लोग के स्पेसिफिक बी सेल बना दिए हैं। तो अब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे जब ये MHC बनेगा, माउस DD वाला है, और जो बी सेल रिसेप्टर है वो के अगेंस्ट में जनरेट हुआ है, तो ये के अगेंस्ट में बना हुआ एंटीबॉडी डी को रिकॉग्नाइज करेगा क्या? बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये सेल्स को क्या किया जा सकता है, मैच्योर किया जा सकता है, और ये अल्टीमेटली पेरीफेरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आते हैं। अब हमने माउस लिया H2KD वाला, मतलब इसके ऊपर KD भी एक्सप्रेस हो रहा है और KK भी एक्सप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो के अगेंस्ट में बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये के को पहचानेगा, और पहचानेगा तो इस तरीके के बी सेल्स का एक्सप्रेशन देखने को, इस तरीके के बी सेल्स को हम लोग पेरीफेरी में नहीं भेजेंगे, और इस तरीके के बी सेल्स का एक्सप्रेशन रोक दिया जाएगा। अब ये वाले सेल्स जो कि पहचान रहे हैं तुम्हारे सेल्फ एंटीजन को, उसका दो फेट हो सकता है। दो फेट क्या हो सकता है, एक तो उसको एपोप्टोसिस में भेजा जा सकता है, उसको मार दिया जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसेप्टर एडिटिंग कर सकते हैं। रिसेप्टर एडिटिंग में क्या होता है, जिस तरीके का लाइट चेन यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा होता है, उस लाइट चेन में फिर से रीअरेंजमेंट करवा देंगे, और लाइट चेन में जैसे ही रीअरेंजमेंट हो जाएगा, अब लाइट चेन दूसरे तरीके के बनने लग जाएंगे। अब ये लोग के को अगर ना पहचाने तो इसको पेरीफेरी में भेजा जा सकता है। तो अल्टीमेटली सेल्फ टॉलरेंस कैसे इंड्यूस हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को समझ में आता है। एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली क्या करवा रहा है, एक DD वाले माउस में के अगेंस्ट में बना हुआ एंटीबॉडी वाले बी सेल्स को हमने रखा। अब के वाला जो एंटीबॉडी है वो डी वाले MHC को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो इन सेल्स का प्रोलिफरेशन हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे माउस जो है वो के और डी वाला हो, मतलब के और डी दोनों एक्सप्रेस हो, तो यहाँ पे जो बी सेल्स के अगेंस्ट में बना हुआ है, ये बी सेल्स के को तो रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब के को रिकॉग्नाइज करेंगे तो दो चीजें हो सकती, या तो उस सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू मारा जा सकता है, या तो फिर लाइट चेन का एडिटिंग किया जा सकता है। और जब लाइट चेन का एडिटिंग होगा, तो लाइट चेन का एडिटिंग का मतलब ये है कि देखो, लाइट चेन हम लोग के पास होता, लाइट चेन की चार कॉपी होता है। एक तो लाइट चेन होता है कापा, एक होता है लैम्डा। कापा की दो कॉपीज, लैम्डा की दो कॉपीज, टोटल चार कॉपीज है हम लोग के पास। एक कॉपी का भी रीअरेंजमेंट हुआ होगा। यहाँ पे ये वाले केस में जो कि हमारे सेल्फ एंटीजन को पहचान रहा है, उसमें तो एक ही कॉपी का रीअरेंजमेंट हुआ होगा ना, तो बाकी बचे हुए तीन में से किसी दूसरे वाले जीन को रीअरेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हैवी चेन के साथ एक्सप्रेस करवा सकते हैं। इसी को कहा जाता है लाइट चेन एडिटिंग। और अब अगर ये सेल्फ एंटीजन को ना पहचाने, तब इसको पेरीफेरी में भेजा जा सकता है। समझ में आया ये चीज? तो अल्टीमेटली अब हमारा इमेच्योर बी सेल्स जो है वो बोन मैरो से निकल के कहाँ चला गया, स्प्लिन में चला गया। और स्प्लिन के अंदर बी सेल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी बी सेल्स का मैच्योरेशन स्प्लिन में कैसे होता है, इस चीज को हम
कल पढ़ेंगे।